हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ भवेदी पाटीदार। आप सभी का स्वागत करता हूं कक्षा 13 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ये लेक्चर डेडिकेटेड है हमारी 12th फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, हिंदी में आप इसको तरंग प्रकाशिकी भी कहते हैं। ये वेव ऑप्टिक्स जो है ये ऑप्टिक्स का एक पार्ट है। एक पार्ट में आप ऑलरेडी जो है रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। तो आपके फिजिक्स में जैसा कि आप जानते हैं ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। अब ये दो अलग अलग चैप्टर देने का क्या रीजन था और क्यों दिए गए, उस पर थोड़ी सी एक ब्रीफ में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम इस चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। तो देखिए, रे ऑप्टिक्स जब होता है तब हम यहां पर लाइट को जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता हुआ अज्यूम करते हैं कि लाइट जो है हमारी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। स्ट्रेट लाइन मतलब एक सीधी रेखा में, ये बेंड नहीं होगी, इसका कोई मोशन नहीं होगा। अगर गलती से इसके सामने कोई एक ऑब्स्टेकल आ जाता है, अगर इसके सामने ऑब्स्टेकल आ गया तो ये लाइट यहां पर रुक जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ऑब्स्टेकल आया कि लाइट चल रही है ना, ये लाइट चल रही है और ये आपका ऑब्स्टेकल आ गया, यहां पर लाइट रुक जाएगी। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा। रे ऑप्टिक्स में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहां पर एक टॉर्च ले लेते हैं जैसे, ठीक है, ये आपकी एक टॉर्च हो गई। ठीक, इस टॉर्च से यहां से लाइट चल रही थी, ये आपकी रेज चल रही है। ये सब क्या है, ये लाइट रेज हैं। ठीक है, मैं कुछ कुछ बनाऊंगा, सभी नहीं बनाऊंगा, है ना। ये लाइट रे है। अब होगा क्या, इनको चलना कैसे चाहिए था, सीधा आगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पर कोई एक ऑब्स्टेकल आ गया। क्या आ जाता है, एक ऑब्स्टेकल मतलब कोई बैरियर आ जाता है। तो ये जो लाइट रे हैं, जो लाइट रे यहां आ रही थी, ये यहां आकर रुक जाएंगी और बाकी आगे प्रोपोगेट करेंगी। ठीक है, ये आपका सिंपली आप अगर रे को समझें या रे फॉर्म को समझें तो वो होगा, मतलब जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, किरण प्रकाशिकी, राइट। और वहीं पर अगर हम वेव ऑप्टिक्स देखते हैं, वेव की बात करते हैं, तो जो लाइट होती है हमारी, मान लीजिए कि कहीं से लाइट चल रही है ना, लाइट जो चल रही है वो कुछ इस तरीके से मोशन में है। ठीक, अब हमने क्या कहा कि अगर मान लीजिए इसके सामने क्या आ जाता है, इसके सामने एक ऑब्स्टेकल आ जाता है, जैसा हमने पीछे भी ऑब्स्टेकल लगाया। जब इसके सामने ऑब्स्टेकल आता है, ये आपका एक बैरियर है, यहां पर ऑब्स्टेकल है, एक अवरोध उत्पन्न हुआ, तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, ये जितनी भी रेज जो है यहां पर आपको दिखाई दे रही है सब रुक जाना चाहिए थी। लेकिन ये तो चलेंगी आगे, इनमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो आगे चल रही हैं। ये वाली लाइट भी जो है ना, ये थोड़ी सी बेंड हो जाती है। बेंड हो जाती है मतलब जो ये ऑब्स्टेकल था ना, ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद लाइट की थोड़ी सी बेंडिंग हो जाती है, राइट। तो ऐसा जो फिनोमिना हमको देखने को मिलता है वो वेव से देखने को मिल रहा है। ठीक, तो लाइट हमारी जो है ना वो रे के फॉर्म में भी चलती है और हमारी जो लाइट है वो तरंग मतलब वेव के फॉर्म में भी चलती है। एक तो ये बात हुई इसकी सिंपल। ठीक है, बट चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो आप, चैप्टर आप पढ़ रहे हो वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो हमें यहां पर मेनली बात करना पड़ेगी वेव ऑप्टिक्स की ही। फिर अब रे ऑप्टिक्स जो आपने छोड़ा, उसमें और वेव ऑप्टिक्स में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, कई सारे साइंटिस्ट हुए, साइंटिस्ट जो है वो अपनी अपनी फिलॉसफी या अपने अपने कॉन्सेप्ट्स को लेकर आगे बढ़ रहे थे। कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है और वो रे के फॉर्म में ट्रेवल होती है। और जब ये रे के फॉर्म में ट्रेवल होती है तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे फिनोमिनास को डिफाइन किया। जैसे इन्होंने बोला कि रिफ्लेक्शन फिनोमिना होता है एक, जिसको आप हिंदी में परावर्तन कहते हैं। एक आपका रिफ्रैक्शन होता है जिसको आप अपवर्तन कहते हैं। देन आपका डिस्पर्शन होता है जिसको आप बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। कुछ ऐसे फिनोमिनास जो थे वो डिफाइन किए गए रे के फॉर्म में। जब लाइट को रे के फॉर्म में ट्रेवल करवाया तो ये फिनोमिनास डिफाइन हो रहे थे। उन्होंने समझा दिया कि ये लाइट जो है इस तरीके से ट्रेवल करेगी और ये आंसर होगा या ये फिनोमिना इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। वहीं पर कुछ साइंटिस्ट जो थे, अब मैं साइंटिस्ट के नाम आगे बताऊंगा अभी आपको, कुछ साइंटिस्ट जो थे वो ये अज्यूम कर रहे थे कि लाइट जो है वो वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है। वेव फॉर्म में, जैसा कि हमने सीखा अभी, ये वेव फॉर्म में जा रही है, राइट। और जब लाइट वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है तो ये कुछ फिनोमिनाज लाइक आपका रिफ्लेक्शन तो शो कर रही थी, लेकिन इंटरफेरेंस को दिखा रही थी जिसको आप व्यतिकरण कहते हैं। ये डिफ्रेक्शन को बता रही थी जिसको आप विवर्तन कहते हैं। ये आपका पोलराइजेशन जो कि आपका ध्रुवीकरण होता है। तो लाइट के कुछ ऐसे फिनोमिनाज जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, ये जो डिफाइन किए गए, ये डिफाइन किए गए वेव ऑप्टिक्स को या वेव नेचर को समझकर। हमने ये माना कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेगी मतलब तरंग के रूप में आगे बढ़ेगी, तो वो ये व्यतिकरण, विवर्तन और आपका ध्रुवीकरण भी समझाएगी। वहीं पर अगर केवल ये जो है रे के फॉर्म में चलती है तो वहां पर आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, है ना, परावर्तन देखने को मिलेगा, अपवर्तन देखने को मिलेगा, वर्ण विक्षेपण देखने को मिलेगा।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी होती है एक, है ना, जो समझ गए। तो ये फिनोमिना जो हैं, ये फिनोमिना के बेस पे हमने दो अलग अलग ब्रांचेस बना दी। इन घटनाओं पर आधारित हमने दो अलग अलग ब्रांचेस बना दी, जिसमें हम एक में जो पढ़ेंगे वो प्योर रिफ्लेक्शन और फिर उसके बाद हम लोग डिस्पर्शन पढ़ने लग जाते हैं। दूसरा एक चैप्टर जो कि ये वाला आपका वेव ऑप्टिक्स है, यहाँ पर आप क्या पढ़ते हैं, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन तो बताया जाता है, लेकिन इसके साथ में यहाँ पर इंटरफेरेंस आता है, यहाँ पर आपका डिफ्रेक्शन आता है, यहाँ पर आपका पोलराइजेशन आता है। तो इस तरीके से ये आपका वेव ऑप्टिक्स वाला स्ट्रीम तैयार हो जाती है, एक ब्रांच नहीं तैयार हो जाती है ऑप्टिक्स की। तो अब शायद आपको कुछ थोड़ी सी हिंट हुई होगी कि क्यों आपको ऑप्टिक्स की दो अलग अलग ब्रांचेस दिखाई देती है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। क्योंकि दोनों तरीके से या तो लाइट सीधे रे में ट्रेवल करे या वेव के फॉर्म में ट्रेवल करे, लाइट जो है वो अलग अलग फिनोमिना शो करती है। तो इसलिए हमने इनको चैप्टर्स को अलग किया हुआ है। क्लियर? अब यहां पर अगर हम बात करें तो हमें वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है यहां पर? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स की अगर मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपकी बात करता हूं तो आपको यहां पर किस किस चीज की कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या हमें पढ़ना रहता है, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ते हैं तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। इंट्रोडक्शन मतलब मैं आपको क्या बताऊंगा कि जो डिफरेंट साइंटिस्ट है ना, डिफरेंट साइंटिस्ट जो थे वो क्या बात कर रहे थे कि हमारी लाइट जो है वो किस तरीके से ट्रेवल करे। ठीक है, तो उनकी हम बात करेंगे यहां पर इंट्रोडक्शन में। ठीक है, डिफरेंट थ्योरीज जो है हम यहां पर बात करने वाले हैं, जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने हमें डिफरेंट थ्योरीज दी हैं उसकी स्टोरी थोड़ी सी। क्लियर? फिर उसके बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जहां पर हम लोग पहले समझेंगे कि आपका वेव फ्रंट क्या होता है ना, तरंगाग्र जिसको आप कहते हैं वो क्या होता है, वेव फ्रंट। ठीक, फिर हम लोग थोड़ा सा यहां पर समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फिर हम आ जाएंगे यहां पर इंटरफेरेंस पर। किस पर आ जाएंगे? इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस पढ़ने के बाद आप क्या पढ़ेंगे? इंटरफेरेंस में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक मिलेगा जिसको आप बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDAC, है ना। यंग का द्विस्लिट पट्टिका वाला जो आपका प्रयोग है वो यहां पर पढ़ना पड़ता है। फिर उसके बाद आपका आता है डिफ्रेक्शन। ठीक है, डिफ्रेक्शन में आप किसको पढ़ते हैं? तो आपने अगर सुना होगा थोड़ा बहुत, तो यहां पर हम दो साइंटिस्ट की बात करेंगे स्पेशली। एक है आपके फ्रेजनल और एक है आपके फ्राउनहोफर। इन दोनों साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे। उन्होंने डिफ्रेक्शन या जिसको आप विवर्तन कहते हैं उसके फिनोमेना को एक्सप्लेन किया था डिफ्रेक्शन में। फिर हम यहां पर चैप्टर में बात करेंगे पोलराइजेशन की। किसकी बात करेंगे? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जो होता है ये होता है ध्रुवीकरण, है ना। ये पोलराइजेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सिलेबस CBSE के सिलेबस से तो हटा दिया गया था अभी, है ना। ये आपके MP बोर्ड के सिलेबस और अदर बोर्ड्स में है और कॉम्पिटिटिव में तो पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेलेस लॉ आता है, ब्रूस्टर्स लॉ आता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो आपको कुछ इस बेसिस पर ये चैप्टर को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग अपना एक इंट्रोडक्टरी इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, थ्योरीज को पढ़ेंगे और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे कि एक्चुअल में हमें इस चैप्टर में किस तरीके से पढ़ना है या कौन साइंटिस्ट जो थे वो किस तरीके की बातें कर रहे थे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां बात करें वेव ऑप्टिक्स की, आपकी बात करें तो आपको यहां पर एक वेव ऑप्टिक्स में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं कि ये जो वेव ऑप्टिक्स है एक्चुअल में ये क्या है। तो वेव ऑप्टिक्स जो है ना, ये जो आपकी तरंग प्रकाशी की जो है, ये एक रिलेशन बताती है हमारी रे और वेव के बीच में। क्या करती है? ये रिलेशन बताती है रे और वेव के बीच में। पहला पॉइंट आप देखेंगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि वेव ऑप्टिक्स जो होती है, वेव ऑप्टिक्स डिस्क्राइब्स द कनेक्शन बिटवीन वेव एंड रेज ऑफ लाइट। ये लाइट और वेव और रे के बीच में कनेक्शन बताती है। फिर हम बात करें यहां पर कि जब साइंटिस्ट ने बताया कि लाइट जो है ना वो वेव फॉर्म में चलती है। किस में चलती है? वेव फॉर्म में। तो देखिए जरा, अगर मैं बात करूं कि लाइट वेव फॉर्म में चल रही है तो ये लाइट कुछ ऐसी चलना चाहिए, और अगर ऐसी चलेगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। इसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो क्या हम लोगों ने पहले कहीं प्लांक्स की वजह से, प्लांक्स ने जो एनर्जी की एक इक्वेशन दी थी वो क्या थी? E=hν। तो क्या ये बात ठीक है कि अगर हमारी वेव चलती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो उससे एसोसिएटेड कुछ एनर्जी भी होगी। मतलब लाइट के पास एक एनर्जी होती है, ये भी बात हमें समझ में आती है। तो हम यहां देखते हैं अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट। कौन सी थ्योरी? वेव थ्योरी ऑफ लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का एक फॉर्म है, और ये जो ट्रेवल करती है वो मीडियम में ट्रेवल करती है ट्रांसवर्स वेव की तरह। किसकी तरीके से? ट्रांसवर्स वेव की तरह। तो वेव थ्योरी ये समझाती है कि लाइट के पास एनर्जी भी है, और लाइट जो ट्रेवल करती है वो ट्रांसवर्स वेव की तरह करती है। अब ये जो एनर्जी की बात चल रही है यहां पर, ये क्या है, किस तरीके से, तो इसको समझे थोड़ा सा कि
एनर्जी तो मैंने आपको समझा दिया, ये है ना, E बराबर एच न्यू करके आप यहां से फाइनली फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेव के पास एनर्जी होती है। यहां पर एक पॉइंट और लिखा है ट्रांसवर्स वेव का। क्या लिखा है? ट्रांसवर्स वेव। तो ऐसा कि आपने आपके ईएम वेव वाला चैप्टर जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर जो होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो आपने चैप्टर पढ़ा, वहां पर ये बात पढ़ी होगी आपने कि जो ईएम वेव होती हैं उनका नेचर ट्रांसवर्स नेचर होता है। कैसा होता है? ट्रांसवर्स नेचर। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जो वेव होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो आपका फिनोमेना था वहां पर, वो ट्रांसवर्स नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसलिए हमने कहा कि लाइट जो है हमारी वो ट्रांसवर्स नेचर को शो करती है, राइट। उसके बाद देखते हैं कि यहां पर वेव नेचर ने या वेव ऑप्टिक्स में एक बात और समझ में आई हमें कि अगर लाइट मीडियम चेंज करती है, क्या करती है? मीडियम चेंज करती है। जैसे अभी जो है वो लाइट एयर में चल रही है और लाइट एयर से एंटर कर रही है वाटर में, एयर से एंटर कर रही है ग्लास में, तो इस समय जो है लाइट की स्पीड में वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो ये बोल रहे हैं कि द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम, कि नेचर कैसा है, वो डेंसर मीडियम है या रेयर मीडियम है, वो ज्यादा सघन है या विरल है, उस बात पर उसकी स्पीड डिपेंड करती है। क्लियर है यहां तक बात? ये बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है आपके लिए ना, ये 2-3 पॉइंट्स जो यहां लिखे ये इंट्रोडक्टरी और कोई काम के नहीं है, बस आप समझें कि ऐसा ऐसा होता है। अब हम यहां पर बात करेंगे साइंटिस्ट के डिफरेंट थ्योरी के बारे में। और सबसे पहले जो एक थ्योरी आती है सामने, कार्पस्क्यूलर थ्योरी कहलाती है ये है हमारे न्यूटन अंकल की। किसकी? न्यूटन अंकल। न्यूटन अंकल जहां जहां पहुंच जाते हैं, ऑप्टिक्स में भी काफी हद तक इन्होंने कुछ अपना इनपुट्स दिए हुए हैं। तो यहां पर सबसे पहले एक थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन की कार्पस्क्यूलर थ्योरी, ठीक है। अब ये थ्योरी क्या बोलती है? इनने बोला, न्यूटन अंकल ने बोला कि लाइट विल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इन्होंने क्या बोला कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, मतलब रे समझ रहे थे ये भी न्यूटन भी क्या बोल रहे थे कि लाइट जो है वो रे है। और इसको एक्सप्लेन किया, उन्होंने बोला कि लाइट जो है वो स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं, ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। छोटे होंगे तो भी हमको दिखाई नहीं देंगे और ट्रांसपेरेंट है तो भी हमें दिखाई नहीं देते हैं। और ये इलास्टिक पार्टिकल होते हैं जिससे हमारी लाइट आगे चलती है। तो जरा पढ़ के देखिए, लाइट कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इनविजिबल इलास्टिक पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन वैक्यूम विथ अ स्पीड ऑफ इतनी इतनी। आपको लाइट की स्पीड पता है, तो उन्होंने बोला कि लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो उन्होंने बोल दिया कि लाइट जो है वो स्मॉल टाइनी पार्टिकल जो कि इनविजिबल है ना, और जो कि इलास्टिक पार्टिकल है, मतलब उनमें कोलिजन जो होगा वो इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने बता दिया, पहली पॉइंट इनकी। फिर इन्होंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी किया। इन्होंने बोला कि जो भाई साहब डिफरेंट कलर आता है ना, डिफरेंट कलर्स जो आते हैं हमारे लाइट के पास, अलग अलग कलर होते हैं, तो वो कलर की वजह से जो साइज ऑफ द कार्पस्कल्स होते हैं, ये कार्पस्क्यूलर जो ये आपके कार्पस्कल्स होते हैं ना, उनका कलर जो होता है उसकी वजह से साइज चेंज हो जाता है। देखो क्या लिखा है, द साइज ऑफ कार्पस्क्यूलर ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट आर डिफरेंट। मतलब ये कार्पस्कल्स जो होते हैं इनका साइज उस कलर पर डिपेंड करता है, अलग कलर होगा तो साइज अलग होगा। ये किनका कहना था? ये न्यूटन का कहना था, ठीक है। देन अब यहां पर बात करते हैं कि ये जो आपकी थ्योरी है ये किस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, है ना, इस किस बात को डिफाइन नहीं कर पाई। तो ये इंटरफेरेंस का जो फिनोमिना होता है, आगे चल के हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन हम पढ़ेंगे, पोलराइजेशन हम पढ़ेंगे, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे या पढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर में। फिर उसका कॉम्पटन इफेक्ट, ये पूरा बाहर है, लेकिन ये नॉर्मल जो इफेक्ट या फिनोमिनास जो थे ना, इनको हमारी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। रीजन ये था कि हम लोग तो क्या समझ रहे थे कि लाइट हमारी रे है, हम क्या समझ रहे थे, लाइट हमारी रे है, और यही हमारी गलती थी। अगर रे होता, लाइट रे होती, तो ये बिल्कुल भी प्रूफ नहीं होता है, क्योंकि रे ऑप्टिक्स जब आप पढ़ते हैं तो कहीं पर भी आप इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन नहीं बताते। आ गई बात समझ में? तो अगर ये रे कंसीडर करेंगे तो ये फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं होंगे, ठीक, पहली बात। तो इनकी थ्योरी यहां पर आके ये एक्सप्लेन करने में अनसक्सेसफुल थी। अब एक बात और जो कि हमने अभी वेव ऑप्टिक्स में देखी, हमने यहां पर देखा था, ये पॉइंट देखिए, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। मतलब अगर मीडियम चेंज तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज।
लेकिन न्यूटन को समझते हैं। न्यूटन के दिमाग में क्या चल रहा था? न्यूटन बोलना चाह रहे थे कि मतलब न्यूटन से जब पूछा गया कि बताइए आप ये जो स्पीड, जो लाइट की स्पीड है, ये अलग अलग होना चाहिए अलग अलग मीडियम में, तो ये थ्योरी जो है, इनकी थ्योरी ये फेल हो गई टू एक्सप्लेन व्हाई लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन अ रेयर मीडियम देन द डेंसर मीडियम। मतलब अगर रेयर मीडियम है तो इसकी स्पीड जो होती है, लाइट की स्पीड, वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। स्पीड कैसी होती है? ज़्यादा, ठीक है। और अगर मान लीजिए डेंसर मीडियम आ जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो अंकल से जब पूछा गया उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, उस बेस पे आप एक्सप्लेन करिए कि ऐसा कैसे होता है, तो दिस थ्योरी वॉज अनेबल इन एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट। क्लियर है? अच्छा, अब इनकी थ्योरी हो गई, तो फिर अगली थ्योरी कौन सी आती है? तो वो है हमारे एक अंकल जिनका नाम है मैक्सवेल, ठीक है, जिसने हमें वर्ल्ड कप में भी बहुत परेशान किया। अब मैक्सवेल की बात करते हैं। मैक्सवेल जो है, मैक्सवेल समझाना चाह रहे थे कि एक्चुअल में लाइट जो है ना, लाइट एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और ये बात आप पहले भी जानते हैं कि ईएम वेव जो है आपका एक चैप्टर आपका ईएम वेव भी है। ये किसने बनाई? ईएम वेव के बारे में किसने बताया ज्यादा से ज्यादा? तो वो किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था, राइट। अब मैक्सवेल की बात करें तो मैक्सवेल क्या बोल रहे हैं कि लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पहला पॉइंट तो यही याद रखें, लाइट वेव कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये बात करेक्ट है, बिल्कुल, है ना, इसमें कोई संशय नहीं है। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर दी प्रोपोगेशन, फॉर देयर प्रोपोगेशन। ये भी पॉइंट याद रखें कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये बात याद क्या रखना, आप खुद इमेजिन करिए कि आपका मून, आपका सन और कोई भी स्टार्स जो हैं जिनकी लाइट अर्थ पर आ रही है, क्या बीच में कोई मीडियम रखा हुआ है? वहां पर नहीं। स्पेस है ना, वैक्यूम में, खाली जगह में से भी अगर लाइट ट्रेवल करके आ जाती है, इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि लाइट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। सिंपल सी बात, ठीक। चलिए, अब इन्होंने इसी बेसिस पर एक थ्योरी दी और थ्योरी में उन्होंने इसकी स्पीड बताई वैक्यूम में। उन्होंने बोला हम जानते थे कि जो स्पीड है वो c से लिखेंगे, बाद में हम लोग लिखने लगे, लेकिन ये जो स्पीड बताई है किसने बताई कि लाइट की स्पीड कितनी होगी? तो वो मैक्सवेल बताकर गए। मैक्सवेल ने बोला कि इस तरीके से आप किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड निकाल सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। समझ गए? जरूरी नहीं कि वो लाइट ही हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर 7 टाइप ऑफ वेव, है ना, वो अलग अलग 7 प्रकार की आपको वेव्स मिलेंगी। इन 7 प्रकार की वेव में आपका कोई भी वेव होगी, स्पीड कैसे निकाली जाएगी? तो दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला को ठीक ठाक लिखें तो फॉर्मूला इज C = 1/√/, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फॉर्मूला है। क्लियर? C क्या है? C यहां पर स्पीड ऑफ लाइट है, C आपकी स्पीड ऑफ लाइट है। और 1/μ0 अगर आप करेंगे तो आपको यहां पर ये म्यू नॉट क्या दिखाई दे रहा है? ये म्यू नॉट जो है ये है आपका परमिएबिलिटी। क्या है ये? परमिएबिलिटी। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी है, ठीक है। तो आप म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए लिखते हैं तो एयर की स्पीड, एयर में स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरा जो ये लाइट है ये किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, मतलब अभी किस में ट्रेवल कर रही थी? आपने ये एयर का लिखा, मान लीजिए एयर के अलावा किसी में ट्रेवल करती है, तो क्या मैं वहां पर ऐसा लिख सकता हूं? सुनिएगा ध्यान से, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो C था, अभी हमने कितना लिखा? 1/√/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, यही लिखा। अब मान लीजिए मुझे ये किसी मीडियम में लिखना है, तो मीडियम के लिए मैंने लिख दिया V। क्या लिख दिया? V। और ये कितना हो जाएगा? 1/ जो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट है ये भी मीडियम के लिए लिख दो, ये म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसकी जगह पे आपने लिख दिया म्यू m इंटू एप्सिलॉन m, ठीक। अब आपका ये मीडियम के लिए हो गया। आपको एक रिलेशन पता होगा कि म्यू r जो होता है वो होता है म्यू m डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, म्यू m बाई म्यू नॉट। और एप्सिलॉन अगर निकालें, एप्सिलॉन r निकालें तो वो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट। आप एप्सिलॉन m निकालेंगे तो कितना आएगा आपका? एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहां से म्यू नॉट निकालेंगे, म्यू m निकालेंगे तो आएगा म्यू नॉट इंटू म्यू r, ठीक है। अब आप ये वैल्यू रख दो यहां पर m और इसमें एप्सिलॉन में, तो ये आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से, ये आ जाएगा ना, ठीक है। आप इसको क्या बोलते हैं? 1/ ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा C, और ये बचा हुआ कितना? तो ये हो गया। तो आप V बराबर फाइनली लिखते हैं C डिवाइडेड बाई √/μr इंटू एप्सिलॉन r। म्यू आर एप्सिलॉन r क्या है? तो म्यू आर एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिएबिलिटी और परमिटिविटी है, ठीक है।
आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये इन्होंने, मैक्सवेल ने बताया था कि एक मीडियम में, अगर कोई मीडियम में ट्रेवल करती है हमारी लाइट, तो लाइट की स्पीड इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट की इतनी स्पीड होती है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई है? क्लियर? चलिए अब इनके बारे में भी बात करेंगे। अगर ऐसी बात है कि ये होता है तो कुछ तो दिक्कत आई होगी इनकी थ्योरी में भी। ठीक, तो इन्होंने क्या क्या बताया उसको देखते हैं और फिर बात करते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम हमने बता दिया अभी कितना होता है, और वहां पर हमने बता दिया कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट क्या है। ठीक है, अब फेल क्यों हुई ये थ्योरी? क्या ये थ्योरी क्या बहुत लंबे समय तक चल पाई? नहीं, ये जो थ्योरी है ये फेल हो जाती है। और फेल होने का कारण क्या है कि ये जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है, कॉम्पटन इफेक्ट जो होता है, रमन इफेक्ट जो है, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। आपके सिलेबस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन भी नहीं है और रमन इफेक्ट भी नहीं है। तो आपकी ये थ्योरी जो थी, मैक्सवेल की जो थ्योरी थी, मैक्सवेल इनको ईएम वेव के थ्रू ये बताना सक्सेसफुली नहीं बता पाए कि भाई साहब कॉम्पटन इफेक्ट भी प्रूफ करो, इसी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी प्रूफ करो, रमन इफेक्ट भी प्रूफ करो। तो ये मैक्सवेल से नहीं हो पाया। राइट, चलिए अगर ये नहीं हुआ तो आगे देखते हैं और कोई थ्योरी आती है क्या? तो बिल्कुल अगली आती है आपकी मैक्स प्लैंक थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? मैक्स प्लैंक थ्योरी। एक्चुअल में प्लैंक थ्योरी है ये। और यहां पे एक और नया कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, जो आगे चलकर आइंस्टीन भी यूज करते हैं और हमारी क्वांटम फिजिक्स की नींव रख जाती है यहां से। तो प्लैंक नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला क्वांटम थ्योरी के बारे में। किसके बारे में? क्वांटम थ्योरी। बहुत माइनर लेवल पे, बहुत माइक्रो लेवल पर ये स्टडी हो रही है ना। तो क्या बोले कि लाइट जो है ना, लाइट ये एमिट करती है एक चलो ठीक है पूरा पढ़ते हैं। लाइट एमिट्स फ्रॉम अ सोर्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। इन्होंने क्या बोला कि लाइट जो है वो पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल करती है। न्यूटन अंकल पार्टिकल समझ लिए थे, न्यूटन अंकल पार्टिकल समझ के बोलते कार्पस्क्यूलर है वो। क्या बोले वो? कार्पस्क्यूलर से ना। और इन्होंने क्या बोला, प्लैंक ने क्या बोला कि कुछ मत सोचो, लाइट जो है वो पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल करती, ऐसा सोचो। और जो पैकेट्स होते हैं उनकी भी एनर्जी होती है, इन्होंने मिक्स कर दिया। एनर्जी के बारे में भी बता रहे हैं, पैकेट भी बोल रहे हैं, सारी बातें। तो इन्होंने बोला लाइट एमिट्स फ्रॉम अ सोर्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा और फोटोन। इन्होंने उन पैकेट्स का नाम क्या दिया? जैसे न्यूटन कार्पस्क्यूलर बोले थे ना, कार्पस्कल्स जो है वो उनको बोला था उन्होंने, वैसे ही इन्होंने क्या बोल दिया? क्वांटा और फोटोन। ठीक है, वो छोटे छोटे पार्टिकल का जो पैकेट बना रहे थे, ये पैकेट्स को बोला कि ये क्वांटा होते हैं या फोटोन होते हैं। राइट, फिर इनकी एक थ्योरी आप जानते हैं बहुत अच्छे से। आप जानते हैं कि E बराबर एच न्यू होता है। मैंने यहाँ पर HF इसलिए लिखा है कि आप कभी कंफ्यूज ना हो। ये एच न्यू है। क्या है ये? एच न्यू। नीचे लिखा है कि F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, मतलब न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। स्टैंडर्ड यही है, E इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक, अब ये थ्योरी का बहुत हद तक सही थी, बहुत हद तक सही थी, लेकिन ये भी कुछ कुछ चीजों में अनसक्सेसफुल थी। ये फेल हुई क्योंकि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। राइट, जैसे अभी पीछे मैक्सवेल में क्या हुआ था, मैक्सवेल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी नहीं बता पा रहे थे, कॉम्पटन इफेक्ट भी नहीं बता पा रहे थे, रमन इफेक्ट भी नहीं बता पा रहे थे। ठीक है, तो वैसे ही ये थ्योरी जो, और इंटरफेरेंस तो बताया नहीं था, तो ये थ्योरी भी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन बताने में अनसक्सेसफुल थी। तो इसने एक्सप्लेन क्या किया, क्या चीज हमें एक्सप्लेन हुई? तो देखो, प्लैंक की मदद ली आइंस्टाइन ने, है ना। प्लैंक की मदद किसने ली? आइंस्टाइन ने ली। लिखा भी है मैंने ये, आइंस्टाइन यूजेस दिस इक्वेशन, है ना, हिज थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब क्या कोई पूछे कि आपकी प्लैंक थ्योरी या क्वांटम थ्योरी जो है, क्या वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट करती है या क्या प्रूफ करती है या उसके फेवर में जाती है? तो आप याद रखना कि क्वांटम थ्योरी जो होती है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आसानी से एक्सप्लेन कर जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। अब इनके बाद, ये सब होने के बाद एक व्यक्ति और आता है जिनका नाम होता है डी ब्रॉगली। ठीक है, डी ब्रॉगली जो है, ये डी ब्रॉगली ने अपनी एक थ्योरी दी और उसका नाम क्या दिया गया? डुअल थ्योरी। क्या नाम दिया गया? डुअल थ्योरी। डुअल का मतलब होता है डबल, है ना। इस थ्योरी में कहीं ना कहीं आपको डबल चीजें दिखाई देंगी। अब ये क्या बोल देते हैं, डी ब्रॉगली जो है ना, इन्होंने ना तेरी ना मेरी वाला सिस्टम फॉलो किया। देखो सिंपल सी बात, ना तेरी बात सही ना तेरी बात पूरी सही, दोनों की बातें आधी आधी सही, है ना। मतलब पूरी बात ए की भी नहीं मानी, पूरी बात बी की भी नहीं मानी, और इन्होंने इनको कंक्लूड करके बोला, बोलो दोनों सही बोल रहे हो, लेकिन पहला वाला दूसरे की थोड़ी बात मान ले, दूसरा वाला पहले की थोड़ी बात मान ले, तो दोनों सही हो जाओगे। और उसी बात को प्रूफ करके इन्होंने बोला, या उसी बात को समझाते हुए इन्होंने कहा कि लाइट जो है ना, लाइट जो है ना, वो लाइट के पास या लाइट वेव के पास जो है वो डुअल नेचर होता है। कैसा होता है?
डुअल नेचर। डुअल नेचर मतलब इसकी द्वैत प्रकृति होती है, डबल डबल प्रकृति का होगा, ठीक। और इन्होंने बोला कि जो वेव है ना, वेव अभी ईएम वेव कौन समझा के गए थे? मैक्सवेल। ईएम वेव कौन समझा के गए? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बोला ही था कि ईएम वेव होती है। तो आप मान लो लाइट को कि वो वेव फॉर्म में भी है, ठीक है। आप लाइट को क्या मान लो कि वो वेव फॉर्म में भी है। और आप एक और चीज करो, लाइट को आप पार्टिकल भी मान लो। क्या मान लो? पार्टिकल। समझ में? इन्होंने बोला पार्टिकल भी मान लो। और पार्टिकल जब मानने गए तो इन्होंने बोला कि आप एक काम करो, प्लैंक को मान लो। किसको मान लो? प्लैंक। जो अभी थोड़ी देर पहले प्लैंक बोल रहे थे ना, फोटोन होते हैं, क्वांटा होते हैं, पैकेट्स होते हैं, इनकी बात मान लो। और ये इनने अपनी एक थ्योरी दी, किनने? डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली ने मैक्सवेल की भी बात मानी, डी ब्रॉगली ने मैक्स प्लैंक की भी बात मानी, और इन दोनों की बात मानकर उन्होंने बोला कि लाइट के पास जो है वो डुअल नेचर है। कैसा नेचर है? डुअल नेचर, जो कि आपके एक अगले चैप्टर में स्पेशली दिया हुआ है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है। वहां पर लाइट के बारे में बताया जाता है, डी ब्रॉगली को पढ़ा जाता है वहां पे। तो ये आपकी हो गई डुअल नेचर की बात, राइट। फिर इन्होंने बताया कि भाई साहब अगर सब कुछ ठीक है तो ये लाइट के दो नेचर होते हैं, और ये नेचर, अब देखो लाइट तो चल रही है, अब मैं एक साइंटिस्ट हूं, अगर मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो मैं लाइट को क्या मानूं, है ना। मतलब मुझे लाइट तो दोनों, आप बोल रहे हो कि दोनों नेचर होते हैं, आपने क्या कहा अभी कि दोनों नेचर होते हैं। पार्टिकल भी नेचर होता है, इसका पार्टिकल के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है और ये वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है, तो मैं क्या मानूं? तो इन्होंने बोला कि अंकल जब आप जो देखना चाहते हो लाइट आपको वो दिखाती है। इफ यू आर कंसिडरिंग लाइट एज अ रे, लाइट विल ट्रीट एज रे, लाइट विल डिफाइन द फिनोमिना बेस्ड ऑन द रे। मतलब अगर आपने लाइट को रे फॉलो किया है या रे माना है थोड़ी देर के लिए, तो लाइट वही फिनोमिना शो करेगी जो रे शो कर सकती है, समझ गए। और अगर आपने लाइट को वेव मान लिया है, इफ यू कंसीडर लाइट एज अ वेव या वेव नेचर या वेव फॉर्म, then it will show the phenomena which is proven या which was proved by the wave nature of light, like interference, diffraction, polarization, etc. तो इनका ये मानना था कि जैसे एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, हेड भी होता है, टेल भी होता है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, लाइट के पास दोनों हैं। जो आपको मानना है, अगर आप उसको रे मानना चाहते हैं, कंसीडर रे, और फिर आप फिनोमिना प्रूफ करो, प्रूफ करेगी वो। अगर आपको वेव मानना है तो लाइट को आप वेव कंसीडर करो, वो वेव के फिनोमिना प्रूफ करके दे देगी। बस डिपेंड करता है आपके मानने के ऊपर, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि टू नेचर्स ऑफ लाइट आर लाइक द टू फेसेस ऑफ अ कॉइन। कॉइन के पास दो फेस होते हैं, लाइट के वैसे ही दो नेचर होते हैं। इन एनी वन फिनोमिना ओनली इट्स वन नेचर अपीयर्स। माना? जो आपको फिनोमिना प्रूफ करना है उसके लिए आपको एक नेचर कंसीडर करना पड़ेगा, दोनों एक साथ कंसीडर करके आप नहीं चल सकते, ठीक है। तो जो फिनोमिना मानना है एक मानो, वो प्रूफ कर देगा। वही बात यहां पर लिखी हुई है, क्लियर। और फिर उसके बाद इन्होंने बिल्कुल एनर्जी की बात जो हमने पहले की, एच न्यू, और न्यू बराबर जो होता है सी बाई लेमडा होता है, और वगैरह वगैरह यहाँ पे वैल्यू लिखी है। डी ब्रॉगली की वेव इक्वेशन आप ऑलरेडी जानते ही हैं क्या है, तो लेमडा बराबर एच बाई पी है, या कहीं कहीं पर इसको ऐसा लिखा जाता है कि पी बराबर, पर क्योंकि लाइट वेव है तो लेमडा बराबर एच बाई पी लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। लाइट की जो है वो लेमडा वेवलेंथ होती है लाइट के पास, ठीक है। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। पी क्या है? मोमेंटम है, क्योंकि वो पार्टिकल भी। ये इक्वेशन बहुत बड़ी इक्वेशन है, आप इसको समझ पाए हो तो देखो जरा, मैं आपको फिर से एक बात बता देता हूं। ये इक्वेशन क्या लिखी हुई है? इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है भाई साहब, इक्वेशन, अरे यार ये इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। जरा नोटिस करो, ये है वेवलेंथ, ये क्या है? वेवलेंथ, ठीक। और ये जो है ये है मोमेंटम, ये क्या है? संवेग, मोमेंटम। अब मुझे एक बात बताओ, वेवलेंथ किसकी होती है? वेवलेंथ किसकी होती है? जो वेव होती है ना। वेवलेंथ किसकी होगी? वेव होगा तो वेवलेंथ होगी। और मोमेंटम किसका होता है? अंकल मोमेंटम उसका होता है जिसके पास अपना मास होता है, क्लियर। मोमेंटम उसका होता है जिसका अपना खुद का क्या हो? मास हो। तो भाई साहब हम यहां याद रखेंगे कि जिसका अपना मास है उसका मोमेंटम है। तो क्या ये इक्वेशन लाइट के दोनों नेचर को शो नहीं कर रही? क्या उनके बीच में रिलेशन नहीं बता रही है? बिल्कुल बता रही है। ये बता रही है कि लाइट जो है वो वेव फॉर्म भी है, और लाइट जो है वो आपका पार्टिकल फॉर्म भी है। डुअल नेचर ऑफ लाइट में क्यों डी ब्रॉगली इतने फेमस है, क्यों इनके पोस्टुलेट्स इतने फेमस है? क्योंकि ये रिलेशन बताते हैं बिटवीन पी एंड लेमडा, और जो रिलेशन आया उससे हमें पता चला कि लाइट अगर, अच्छा एक और चीज है आगे, लेमडा जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। क्यों? क्योंकि एच तो आपका कांस्टेंट है,
तो अगर लाइट के पास, सुनिएगा ध्यान से, अगर लाइट के पास वेव नेचर ज्यादा होगा तो लैम्डा ज्यादा होगा, तो उसके पास पार्टिकल नेचर कम हो जाएगा। और अगर लाइट के पास पार्टिकल नेचर ज्यादा है तो इसके पास लैम्डा नेचर कम हो जाएगा। बात समझ में आई? ये बताना चाह रहे थे कि लाइट का एट ए टाइम केवल एक ही नेचर होता है। ठीक, तो मैंने आपको डुअल नेचर की उधर पोस्टुलेट्स में से थोड़ा सा अभी बता दिया है, डी ब्रॉगली को इसलिए एक्सप्लेन किया था। बाकी ये आपका इतना है। ये अलग अलग साइंटिस्ट आए, इन सारे साइंटिस्ट के बाद अभी एक साइंटिस्ट का मैंने यहां नाम नहीं लिखा है, उनको हम आगे पढ़ेंगे। उनका नाम है हाइगन, है ना, क्रिश्चियन हाइगन समथिंग कुछ इनका नाम है। ये हाइगन जो अंकल आए हैं ना, इन्होंने फिर वेव नेचर या वेव थ्योरी को एक्सप्लेन किया, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये एक आपका इंट्रोडक्शन था जिसमें आप वेव को समझें, लाइट को समझें एक्चुअल में कि लाइट रे है या वेव है, कौन साइंटिस्ट किस तरीके की बातें कर रहा था। अब आगे बढ़ते हैं और हम स्पेशली हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, जहां पर हम समझने वाले हैं आपकी डेफिनेशंस को। कुछ डेफिनेशन में हमने कौन कौन सी डेफिनेशन कंसिडर की है, इन डेफिनेशन की बात करें तो आपके पास जैसे वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, वेव फ्रंट क्या होता है। तो वेव ऑप्टिक्स को पहले समझते हैं। वेव ऑप्टिक्स क्या है, जिसको हम फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, राइट। ये बात ध्यान रखिएगा कि रे ऑप्टिक्स जो होती है ना, रे ऑप्टिक्स कहलाती है ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। इसको आप क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। ठीक है, क्योंकि पूरी ज्योमेट्री पे बेस्ड है, रे है, स्ट्रेट लाइन चलेगी तो ज्योमेट्री पे बेस्ड हो जाती है। वेव की बात करें तो इट इज योर फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, तो also called physical optics deals with the study of various phenomena such as polarization, diffraction, interference। स्टार्टिंग मैंने यहीं से की थी, आपको बताया था कि what is wave optics। तो wave optics is the stream या branch of the optics in which we study about the phenomena of interference, diffraction, polarization, etc। ठीक, बेसिक बात बिल्कुल। अब जब ये चैप्टर आप पढ़ते हो तो इसमें इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आती है ना, उसके बारे में मैं यहां पर बात करना चाहूंगा, और वो है हमारा वेव फ्रंट। वो चीज क्या है, वेव फ्रंट है ये, राइट। वेव फ्रंट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो, क्या होता है वेव फ्रंट, ये देखते हैं। तो देखो, वेव फ्रंट में आपको डायग्राम में आगे समझाऊंगा, पर अभी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं आपको, क्योंकि डेफिनेशन पेपर में लिखने को आती है कई बार, तो आप सीधा उस डेफिनेशन को भी याद रखें। याद रखना, इट इज द कंटिन्यूअस लोकस, क्या लिखा है, कंटिन्यूअस लोकस और इमेजिनरी सरफेस। ये एक तरीके की सरफेस होती है या लोकस होता है ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन अ सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन एट एनी इंस्टेंट। अब ये पढ़कर बच्चों को लगता है कि कौन सी डेफिनेशन आ गई, कैसी आ गई, पर आपको ये डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा। इट इज अ कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन अ मीडियम इन सेम फेज एट एनी इंस्टेंट, राइट। चलो, अभी एक काम करते हैं कि आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए कि व्हाट इज वेव फ्रंट। इमेजिन करना कि यू हैव अ बल्ब। इमेजिन यू हैव अ बल्ब, ठीक। ये रहा वो बल्ब, ठीक, ये बल्ब है। इस बल्ब से वेव निकलेंगी, लाइट चलेगी तो वेव जाएंगी आगे, बोलो यस और नो, चलेंगी ही, आप बोलेंगे यस बिल्कुल चलेंगी। और जो वेव्स चलेंगी आगे, इससे आपको एक बात और समझ में आएंगी, अभी आप देखते जाओ बस। ये मैंने कुछ डायरेक्शन में आपको वेव बना दी, ठीक, जाएगी सभी डायरेक्ट, लो सभी बना देते ना, बाद में तुम बोलोगे कि सर अधूरा बन गया। ठीक है, ये आपका एक सोर्स था, यहां पर क्या था आपका सोर्स, ये सोर्स, ठीक। इस सोर्स से ये क्या चली, ये सब वेव चल रही है, मतलब लाइट है ना, बिल्कुल सभी डायरेक्शन में जाएगी। देखो, अगर ये बल्ब है, ये अगर बल्ब है, इमेजिन करना, ये अगर बल्ब है तो क्या आपकी तरफ लाइट आएगी, बिल्कुल। क्या मेरी तरफ आएगी, बिल्कुल। क्या राइट साइड, क्या लेफ्ट साइड, क्या अप डाउन राइट अप, है ना, ऐसे सभी जगह जाएगी, इन ऑल डायरेक्शन। तो आप बोलोगे यस, बल्ब को क्या पता किधर जाना किधर नहीं जाना, तो वो तो सभी तरफ लाइट जो होगी वो तो सभी तरफ स्प्रेड होगी ना, तो लाइट सब तरफ स्प्रेड हो रही। जब लाइट हमने स्टार्ट किया, ऑन की, तो t इक्वल्स टू 0 पे थे। अब हमने t इक्वल्स टू 0.001 मिली सेकेंड पर देखा, बहुत छोटा टाइम लिया है हमने, 0.001 मिली सेकेंड पर हमने देखा। ये वाली जो वेव थी वो यहां पहुंच गई, ये वाली वेव यहां पहुंच गई, ये वाली वेव यहां पहुंच गई, ये यहां, ये यहां, ये यहां। इस तरीके से आपने सारी वेव्स को देखा कि ये कहां पहुंच गई हैं। आपने क्या देखा कि ये एक्चुअल में ऐसा मान लो, ठीक है, ये यहां पहुंच गई।
तो जब आप इनको सबको मर्ज कर दोगे, क्या कर दोगे, मर्ज, t इक्वल्स टू 0.01 मिली सेकेंड पर ये सारी लाइट यहां पहुंच चुकी थी, सारी वेव्स यहां पहुंच चुकी थी। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये दिख सर्कल रहा है, कैसा दिख रहा है, सर्कल, लेकिन एक्चुअल में किधर जाएगा, ये पूरा पूरा आपका क्या बन जाएगा, ये पूरा स्फीयर बनेगा, गोला बनेगा सभी तरफ से, क्लियर। और ये जो आपको सरफेस दिखाई दे रही है ना, ये जो बाहर बन रही है ये सरफेस, यही सरफेस आपका वेव फ्रंट कहलाता है। क्या कहलाता है, वेव फ्रंट। समझे बात, कि आपका एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, मतलब किसी एक टाइम पर अगर आपने इसको थोड़ा और इंक्रीज किया, मतलब आपने बोला 0.002 सेकेंड पर देखो, ठीक, तब आपकी हो सकता है कि ये वाली वेव जो यहां पहुंची थी अब कहां पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए, मतलब ये आगे बढ़ के यहां पहुंच जाए। तो आपको जो लोकस जब बनाओगे आप, तो आपको हो सकता है कि वो इस प्रकार से कुछ मिले। समझ में आई बात, ऐसा मिल जाएगा आपको ये, ठीक। तो आप बोल दोगे कि ये जो बाहर है ये भी क्या है, ये भी आपका वेव फ्रंट है, हिंदी में इसको तरंगाग्र कहते हैं, ये भी आपका क्या है, वेव फ्रंट। समझ गए बात, तो तरंगाग्र या वेव फ्रंट किसको बोले, तरंगाग्र, ठीक, समझ में आई बात, है ना। चलिए अब हम एक्चुअल में हमारे डेफिनेशन वगैरह पर आते हैं थोड़ा सा। हम तरंगाग्र या वेव फ्रंट की डेफिनेशन देख रहे थे, राइट, है ना। तो हमने वेव की डेफिनेशन आपको बता दी कि वेव फ्रंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आप समझ लीजिए, हो गई आपकी, ठीक है। वाइब्रेट करना चाहिए इन सेम फेज। अब एक और डेफिनेशन लिखी है नीचे, रेज, क्या लिखा है, रेज, ठीक। रेज क्या होती है, तो जैसे वेव फ्रंट बना है ना आपने, वेव फ्रंट, इससे आपके और क्या वेव आगे चलेंगी ऐसी, तो आप क्या करो, उस पर एरो बना दो, क्या बना दो, एरो बना दो, ठीक है। ये जो आपकी आगे चल रही हैं ये रेज हैं, ये क्या हैं, रेज। तो देखो, रेज आर दी एरोज परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट इन दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मतलब जैसे मान लीजिए ये सोर्स था, ये क्या था, जहां से लाइट बाहर निकल रही है, ये सोर्स है, ठीक। तो एक वेव यहां चलेगी, वेव फ्रंट यहां जाएगा, फिर वेव फ्रंट यहां जाएगा, फिर वेव फ्रंट यहां जाएगा, फिर वेव फ्रंट यहां जाएगा, ऐसे ही चलेगा आगे, बोलो यस और नो, चलेगा ना। तो आप बोलेंगे कि हमारा जो हमें रे देखना है, तो रे क्या होंगी, तो आपको इसको आगे ऐसे परपेंडिकुलर बनाना। क्यों परपेंडिकुलर, क्योंकि ये वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं। किधर होती हैं, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। तो रेज जो हैं वो एक एरो वाले उससे रिप्रेजेंट की जाती हैं, जो कि क्या होती हैं, परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट होती हैं। इनको बोलते हैं हम रेज, क्या बोलते हैं, रेज, ठीक। आगे बढ़े, चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, है ना। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो टाइप्स हैं इनको, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं ये। हमने बोला कि शेप के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वेव फ्रंट को डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप के आपको वेव फ्रंट्स दिखाई देंगे, कौन कौन से, तो पहला है आपका प्लेनर वेव फ्रंट, फिर आपका है स्फेरिकल वेव फ्रंट, और फिर आपका सिलेंड्रिकल। प्लेनर का मतलब होता है समतल टाइप का, है ना, समतल तरंगाग्र, ठीक। फिर आपका क्या होता है, तो वो होता है गोलीय तरंगाग्र, गोलीय टाइप का, ठीक। और फिर आपका कौन सा होता है, तो वो होता है सिलेंडर को आप क्या बोलते हैं हिंदी में, तो बेलनाकार, ठीक। तो इस टाइप के आपके पास तरंगाग्र होते हैं, राइट। ये जो वेव फ्रंट्स होते हैं, इनको आपका पहला एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का ये है कि ये कैसे बनते हैं, कैसे बनेंगे वो मैं समझाऊंगा, पर पहले आपको डायरेक्टली मैं बता देता हूं कैसे बनते हैं। तो देखो, अभी मान लेते हैं कि अगर मैंने यहां पर एक सोर्स बनाया, पॉइंट सोर्स, कैसा सोर्स बनाया, पॉइंट सोर्स, ठीक है, बिंदु आकार का बनाया, इसका वेव फ्रंट चलेगा तो ऐसा चलेगा, वेव फ्रंट चलेंगे तो ऐसे चलेंगे ना, जरा ध्यान से देखते जाना है ना। देखो, अब जब ये तरंगाग्र या ये वेव फ्रंट जब पास में थे तो कैसे हुए, ये कर्व्ड फॉर्म में, कैसे थे, कर्व्ड फॉर्म में, ऐसे। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि देखो ये क्या होगा, ये सर्कल बनाएगा यहाँ पे, तो इसका सर्कल जो बनेगा वो ये बनेगा, इसका सर्कल, सॉरी यहां से इसका सर्कल जो बनेगा वो ये बनेगा। बड़े सर्कल बनेंगे ना, उससे ज्यादा बड़े बड़े बनते जाएंगे, तो आखिरी में जो जाएगा वो सर्कल बहुत बड़ा बनेगा, इनफाइनाइट पे जाकर, ठीक है। तो जब एक पॉइंट सोर्स बहुत दूर स्थित होता है, बहुत दूर, जब एक पॉइंट सोर्स बहुत दूर स्थित होता है, तो उससे जो आपका वेव फ्रंट बनता है वो समतल वाला बन जाता है, प्लेनर वाला बन जाता है। बात समझ में आई। जब एक सोर्स आपका बहुत दूर हो, कहां हो, बहुत ही दूर हो,
तब उससे बनने वाला वेव फ्रंट जो होता है वो प्लेनर वेव फ्रंट होता है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। देखो सोर्स कहीं पीछे है, बहुत पीछे है, वहां से ये वेव फ्रंट बनते हुए आ रहा है। तो आगे ये जो एरो दिखाई दे रहे हैं ये रे की डायरेक्शन है, ये रे है, अभी हमने रे समझी ना, वो है ये, समझ गए। तो ये जो है आपका एक तरीके का प्लेनर वेव फ्रंट आ गया। कैसा आ गया? प्लेनर वेव फ्रंट। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं अगर चाहे तो, कि आपका जो ये हो गया सोर्स और बहुत दूर स्थित आपका कोई ये वेव फ्रंट है, ठीक है, ये इधर की तरफ भाग रहा है, बढ़ रहा है आगे। रे की डायरेक्शन क्या होती है? रे की डायरेक्शन होती है जिधर वेव चलती है। रे की डायरेक्शन कौन सी होती है? जिधर वेव चलती है। ठीक, यहां तक बात। अब सबसे पहले प्लेनर वेव फ्रंट कब बना? हमने समझा कि प्लेनर वेव फ्रंट तब बनता है जब हमारा सोर्स जो है वो बहुत दूर स्थित हो। ठीक है, जैसे सूर्य से आने वाला वेव फ्रंट अब जो हमारी धरती पर आता है ना, वो प्लेन आता है। कैसा आता है? प्लेन। क्यों? क्योंकि सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो जो सूर्य के पास में जो वेव फ्रंट बने थे वो पहले तो स्फेरिकल थे। कैसे थे? स्फेरिकल मतलब गोल। लेकिन वो गोल इतना बड़ा गोला बन गया कि अब जब अर्थ पे पहुंचा तो जो हम देख रहे हैं वो हमको प्लेन दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? प्लेन, समतल में। क्लियर? चलिए, सेकेंड आपके पास है स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब गोलीय टाइप का। अब आप सोचिए कि ये जो आपने प्लेनर बनाया था, ये जो आपने प्लेनर वेव फ्रंट यहां पर बनाया था, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्लेनर आपने ये बनाया हुआ है आपका सोर्स, इस सोर्स के पास में अगर हमको वेव फ्रंट बनाना हो तो पहला वेव फ्रंट कैसा बनेगा? ऐसा। फिर वेव फ्रंट कैसा बनेगा? ऐसा। फिर वेव फ्रंट कैसा बनेगा? तो ऐसा बनेगा। बोलो यस और नो। यही वेव फ्रंट बनेंगे। तो जरा पास में जब आप किसी बिंदु सोर्स या पॉइंट सोर्स के पास में जब देखते हैं तो वहां पर आपको कैसा दिखाई देता है? वो दिखाई देता है स्फेरिकल। कैसा दिखाई देता है? स्फेरिकल। यार थोड़ी गड़बड़ हो गई शायद, ये ऊपर नीचे लिख दिया। लीनियर बनता है इधर, लीनियर बनता है सिलेंड्रिकल में, और यहां बनता है पॉइंट सोर्स। ठीक है ना? तो ये जो बिंदु स्रोत था, पॉइंट सोर्स था, उससे जो वेव फ्रंट बना वो कैसा बना? वो बना सिलेंड्रिकल। वो कैसा बन गया? सिलेंड्रिकल। तो ये देखो, ये है वो सोर्स, ये वो सोर्स है, ये सब वेव फ्रंट है। ये पहला वेव फ्रंट, ये दूसरा वेव फ्रंट, ये तीसरा वेव फ्रंट, ये चौथा। अलग अलग टाइम पे आप देख रहे हैं। देखो अलग अलग टाइम पे देखोगे तो क्या होगा? आगे बढ़ते जाएंगे, तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये क्या है? ये है रे, ये उसकी दिशा में आगे चल रही है, रे है ये। समझे बात? ठीक। अब बात करते हैं हम लोग तीसरी सिलेंड्रिकल की, बेलनाकार। तो ये आपको दिखाई दे रहा है बेलनाकार। तो बेलनाकार बनाने के लिए जैसे आपकी ट्यूबलाइट होती है, आप ट्यूबलाइट को इमेजिन करिए। ट्यूबलाइट को जब आप इमेजिन करेंगे तो ये आपकी ट्यूबलाइट हो गई। जैसे ही ये ऑन होगी, क्या लाइट इधर भी जाएगी? क्या लाइट इधर भी जाएगी? इधर भी जाएगी। सभी डायरेक्शन में इससे लाइट चलेगी ना, ऐसे 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 ऐसे, इधर आगे, इधर की तरफ पीछे, इधर, ऐसे चलेंगी। तो क्योंकि एक ये कैसा था, ये सोर्स जो है ये लीनियर सोर्स है। कैसा सोर्स है ये? लीनियर सोर्स। लीनियर सोर्स मतलब रेखीय आपका एक स्रोत है। तो इससे जो वेव फ्रंट बनेंगे वो कैसे बनेंगे? ऐसे सभी जगह बनेंगे, गोले गोले। ये देखो यहां पर दिखाया जा रहा है। तो ये जो आपका लीनियर सोर्स, अरे यार, ये लीनियर सोर्स हो गया, ये सोर्स हो गया। ये क्या हो गया? ये आपका रेखीय स्रोत हो गया। इस रेखीय स्रोत से जो बनता है वेव फ्रंट वो कैसा बनता है? सिलेंड्रिकल। ये सिलेंड्रिकल बन गया। यहां पर भी देखोगे तो लाइट ऐसे भी जाएगी, लाइट ऐसे भी जाएगी, लाइट ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, यहां भी, और ये सभी जगह जाएगी आपकी लाइट। समझ में आई बात? ये सभी जगह। है ना? ये आपका क्या बन जाएगा? सिलेंड्रिकल। पूरा सिलेंडर ऐसा गोल गोल, ठीक, और पूरा लंबा। क्यों? क्योंकि हमारा सोर्स जो है वो कैसा है? लीनियर सोर्स। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर कुछ पॉइंट समझेंगे। 2 पॉइंट मैं आपको डायरेक्टली बोलता हूं। यहां पर देखिए क्या लिखा है? वेव फ्रंट्स फॉर रिफ्लेक्शन। क्या लिखा है? वेव फ्रंट्स फॉर रिफ्लेक्शन। थोड़ी देर बाद एक टॉपिक और उठाएंगे जिसमें हम लोग वेव फ्रंट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के लिए। किसके लिए? रिफ्रैक्शन के लिए। समझ गए? अभी हम वेव फ्रंट फॉर रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, फिर हम देखेंगे वेव फ्रंट फॉर रिफ्रैक्शन। ये क्या होते हैं समझते हैं इनको। ठीक, मान लीजिए कि आपके पास एक सेकेंड, मान लीजिए कि आपके पास एक प्लेन मिरर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर मतलब समझते हैं समतल दर्पण। ठीक, पूरा ये पॉलिश किया हुआ पीछे की साइड। प्लेन मिरर पर अगर आपका एक वेव फ्रंट आता है, वो भी प्लेनर वाला। कैसा वाला? प्लेन वाला, है ना? हमने वो लिखा कि इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है, इंसिडेंट मतलब आने वाला, इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है, इंसिडेंट जो वेव फ्रंट है वो कैसा है? तो वो है नेचर में प्लेनर।
प्लेनर वेव फ्रंट आया, देखो ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट, और भी वेव फ्रंट्स होंगे, ऐसे आएगा। तो जब ये यहां पर इंसिडेंट करता है किसी मिरर पर, किस पर? प्लेन मिरर पर। इफ लाइट फॉल्स ऑन दी प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर पर जब इंसिडेंट करेगा तो ये वापस बाहर निकल जाएगा इस तरीके से, राइट। ये आपका क्या हो जाएगा, ये अगर आई है तो ये आपका आर है, जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से वापस निकल जाएगा। तो आप क्या देखेंगे कि जितनी रेज यहां आएंगी, ये वाली रेज, सब ये वाली सारी रेज, ये क्या करेंगी, वापस आपकी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो आपको यहां से क्या मिलेगा, फिर से प्लेनर वेव फ्रंट देखने को मिलेगा। पर कब हुआ, जब लाइट आई और यहां से वापस गई। तो लाइट आई और गई, इसको आप क्या कहते हैं, उसी मीडियम में जब आती है जाती है तो आप उसको कहते हैं कि रिफ्लेक्शन हुआ है। क्या बोलते हैं आप, रिफ्लेक्शन हुआ है, परावर्तन, ठीक है। तो ये आपका परावर्तन के समय, परावर्तन के बाद जो वेव फ्रंट दिखाई दे रहा है वो भी कैसा दिखाई दे रहा है, वो भी आपको प्लेन दिखाई दे रहा है। तो मैं एक पढ़ के बता देता हूं, हर बार मैंने ऐसी थ्योरी लिखी है, ध्यान दीजिएगा। देखो, आपको पहला तो आपको बताना है कि इफ लाइट फॉल्स ऑन प्लेन मिरर देन व्हाट हैपेंस विद द वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन के बाद उस वेव फ्रंट का क्या होगा। आया था तब प्लेन था, ये ध्यान रखना है, आया था तब प्लेन था, अब जब जा रहा है वेव फ्रंट, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तब वो कैसा हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, इफ द प्लेन वेव फ्रंट आर बीइंग रिफ्लेक्टेड ऑन द प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर, मतलब अगर प्लेनर वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट होता है तो जो मिरर से रिफ्लेक्शन होता है तो उसके बाद उसका शेप ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट इज अगेन प्लेनर, जैसा आया वैसा की वैसा चले जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थ्योरी में आती है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, 1 मार्कर आ सकता है, सीधा सीधा आपके पेपर में पूछ सकता है कि अगर कोई प्लेनर वेव फ्रंट आता है, प्लेनर वेव फ्रंट आता है किसी मिरर से, प्लेन मिरर से टकराता है और रिफ्लेक्शन होता है, तो बताओ वो कौन सा वेव फ्रंट बनेगा। तो याद रखना वो प्लेनर का प्लेनर ही रहेगा। क्लियर, डायग्राम के साथ में समझा रहा हूं, अभी समझते जाइए इसको। क्लियर, अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि अगर जो लाइट है ना, लाइट जो है वो अब प्लेन मिरर पर नहीं गिर रही है, अब कॉन्केव मिरर पर गिर रही है। किस पर, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर मतलब क्या होता है आपका, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो लाइट जो है वो कहां गिर रही है, अब अवतल दर्पण पर गिर रही है। तब क्या होगा, तो चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं कि इफ लाइट फॉल्स ऑन दी कॉन्केव मिरर, कौन सी लाइट, तो आपने बोला कि जो इंसिडेंट है वो प्लेनर है। कौन सा है, प्लेनर वेव फ्रंट है। प्लेनर वेव फ्रंट आता है, कुछ इस तरीके से चलता जाएगा चलता जाएगा। सारी लाइट जो है वो जब यहां पहुंचेगी तो पहले यहां पे पहुंच जाएगा, यहां पर पहले पहुंच जाएगा क्योंकि ये वेव फ्रंट ऐसे चलेगा, ठीक। तो जो रे होंगी वो टकराने के बाद क्या करेंगी क्योंकि ये कैसे चल रहा है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और रे हमें दिखाती है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलते हैं तो वो कहां से गुजरता है, वो फोकस से गुजरता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से गुजरेगा, फोकस से। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये वाली रे जब यहां पहुंचेगी तो ये भी क्या करेगी, फोकस से गुजरेगी। ये वाली रे जब यहां पहुंचेगी तो ये भी क्या करेगी, फोकस से जाएगी। लेकिन जब आप देखते हैं कि सेम टाइम पर देखना, ये आगे पीछे पहुंचेंगी फोकस पर, है ना, क्योंकि देखो पहली रे यहां टकराएगी, फोकस पर पहुंच जाएगी, दूसरी यहां पहुंच जाएगी। लेकिन हमने देखा कि टकराने के बाद जब आएगी तो कुछ इस दिशा में यहां पहुंचेगी, ठीक, और दूसरी वाली रे जब यहां पहुंचेगी तब टाइम लेट हो जाएगी वो थोड़ी सी, तो वो यहां पहुंचेगी। तीसरी वाली रे थोड़ी और लेट हो जाएगी तो यहां पहुंचेगी, ये रे थोड़ी और लेट, फिर उसके बाद इधर ये इस तरीके से, फिर आपका ये इस तरीके से, फिर आपका ये इस तरीके से। और जब आप इनको मर्ज करोगे तो आपको जो वेव फ्रंट मिलेगा, ये वेव फ्रंट जो मिल रहा है ये किस टाइप का मिल रहा है आपको वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट आपको मिल रहा है पूरा स्फेरिकल टाइप का। स्फेरिकल मतलब गोल, है ना, क्योंकि ये केवल 2D नहीं है, ये 3D है। ग्लास ऐसा है, सॉरी मिरर आपका जो है वो ऐसा है पूरा ऐसा, ठीक। तो जो इधर से वेव फ्रंट आएगा वो कैसा आएगा, स्फेरिकल आएगा। आई बात समझ में। तो हम यहां याद रखेंगे कि जब कभी प्लेनर वेव फ्रंट किसी कॉन्केव मिरर पर गिरता है, किस पर गिरता है, कॉन्केव मिरर पर। प्लेनर वेव फ्रंट जो है आपका वो जब कॉन्केव मिरर पर आता है तो जो रिफ्लेक्टेड है वो स्फेरिकल हो जाता है। कैसा हो जाता है, स्फेरिकल, याद रखेंगे। तो अगर प्लेनर गिरा, प्लेनर वेव फ्रंट पे, मतलब प्लेनर वेव फ्रंट जो है वो प्लेन मिरर पर जब आता है तो वो कैसा बनता है, प्लेन ही बनता है, ठीक है। और जब ये कॉन्केव मिरर पर गिरता है तो कॉन्केव मिरर पर गिरने के बाद ये कैसा हो जाता है, तो ये हो जाता है स्फेरिकल टाइप का, ठीक है। ये बात, बढ़े आगे। चलिए अगला पैटर्न देखते हैं कि अगर हमारी लाइट जो है वो कॉन्वेक्स मिरर पर गिर जाए,
किस पे? जो इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट इधर की तरफ बढ़ रहा है, देखिए दिखाई जा रहा है आपको, ये इधर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, ये वेव फ्रंट आगे की तरफ बढ़ रहा है, और मिरर जो दिया है वो कॉन्वेक्स है। कैसा है? कॉन्वेक्स। ठीक, तो क्या होगा जब ये इसके ऊपर गिरेगा तो पहले ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन हो गया, समझ गए? जिस रास्ते गया उसी रास्ते वापस आ जाएगी, ये रिफ्लेक्शन होगा। और जब आप इससे बनाएंगे कि ये कुछ टाइम पे देखेंगे तो आपको ये फिर से कैसा दिखाई देगा? स्फेरिकल टाइप का। कैसा दिखाई देगा? स्फेरिकल। तो दोनों बातें क्लियर हैं। कॉन्वेक्स पर गिरे या कॉनकेव पर गिरे, कॉन्वेक्स पर गिरे या कॉनकेव पर गिरे, आपका जो वेव फ्रंट बनेगा, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, तो दोनों समय वेव फ्रंट जो होगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, वो कैसा बनेगा? स्फेरिकल। ठीक है, बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, है ना? ठीक है, चलिए अब ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन का मामला। अब मैंने क्या कहा था आपको कि हम रिफ्रैक्शन भी समझेंगे, है ना? हम रिफ्रैक्शन भी समझेंगे कि रिफ्रैक्शन के मामले में क्या होता है। ठीक, चलिए अब आपको यहां पर रिफ्रैक्शन करना है। क्या करवाना है? रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन। रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन। अपवर्तन का या रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जब लाइट मीडियम चेंज कर रही हो, लाइट मीडियम चेंज करेगी तब की बात है। फिर से सेम कि जो आपका प्लेन है, प्लेन वेव फ्रंट जो है ना, वो किस पर गिरे? वो प्लेन सरफेस पर। पहला केस हम यही उठाते हैं कि प्लेन वेव फ्रंट जो है वो प्लेनर सरफेस पे गिर रहा है, तब क्या होगा? देखो ये प्लेनर वेव फ्रंट, ये प्लेनर वेव फ्रंट, ठीक, ये यहाँ गिर रहे हैं। आपको पता है कि रिफ्रैक्शन के बाद ये बेंडिंग हो जाती, पर जाती तो सीधी ही है स्ट्रेट लाइन में, तो ये फिर से क्या मिलेगा? प्लेनर। तो प्लेन वेव फ्रंट जब गिरता है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फिर से कैसा बनता है? प्लेनर ही बनता है। कोई याद रखने की जरूरत नहीं। प्लेनर के मामले में दोनों प्लेनर है ना? अगर प्लेन वेव फ्रंट जो है वो प्लेन मिरर पर गिरता है तो आंसर फिर से क्या आता है? प्लेन आता है, चाहे वो परावर्तन में हो या अपवर्तन में, रिफ्रैक्शन हो या रिफ्लेक्शन हो, दोनों केसेस में आपको प्लेनर वेव फ्रंट ही मिलता है। ठीक, चलिए ये तो एक केस हुआ। अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। अगला केस है कि अगर कोई कर्व्ड सरफेस पर गिर जाए, किस पर गिर जाए? लाइट जो है, प्लेन मिरर जो है, या प्लेन वेव फ्रंट जो है, प्लेन वेव फ्रंट जो है वो किस पर गिर जाए? वो किसी कर्व्ड सरफेस पर। ठीक है, जब कर्व्ड सरफेस पर गिरती है तो वो कर्व्ड कोई सी भी हो सकती है, कन्वर्जिंग भी हो सकती है और डाइवर्जिंग भी हो सकती है। ठीक है, लेंस कोई सा भी यूज कर लो, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। अगर आपने कॉन्वेक्स यूज किया है, कौन सा यूज किया है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स जिसका मतलब आप हिंदी में बोलते हो उत्तल, ये अगर आप यूज करते हो तब आपको जो लाइट है वो कैसी मिलेगी? एक मिनट, इसको आप बोलते हैं कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। ठीक, कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है ये। और जो कॉनकेव होता है, कॉनकेव जो होता है जिसको आप हिंदी में बोलते हो अवतल, क्या बोलते हो आप इसको? अवतल। ये जो है वो लाइट को फैला देता है। क्या करता है? ये फैला देता है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक, तो दोनों लेंसेस में से कोई भी लेंस यूज करोगे अगर आप, तो लाइट जो है आई और फिर क्या हो गई? ऐसे चलेगी। ठीक, अगर मान लीजिए ये लेंस जो होता वो कौन सा होता? कॉनकेव होता। कॉनकेव लेंस होता तो लाइट कैसे चलती? ऐसे ही चलती। जो इंसिडेंट होती वो क्या हो जाती? डाइवर्ज हो जाती। लेकिन डाइवर्ज होती तो भी हमको कैसी दिखाई देती? ऐसी। सॉरी, ये आपको ऐसे दिखाई देता, ऐसा नहीं दिखता, ये आपको दिखाई देता कुछ ऐसा, समझे? है ना? ये बीच वाली जो है वो आगे निकल जाती क्योंकि ये कम डाइवर्ज होती है। ठीक, और जो बाहर वाली है वो ज़्यादा डाइवर्ज होती तो लेट हो जाती, तो आपको ये ऐसा दिखाई देता। तो फिर भी दिख कैसा रहा? स्फेरिकल टाइप का। ये भी स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल। तो याद रखना कि जब कभी प्लेनर वेव फ्रंट, कौन सा वेव फ्रंट? प्लेनर वेव फ्रंट जो है वो किसी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस पर गिरता है तो फिर से अगेन आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट देता है। कौन सा देता है? स्फेरिकल। प्लेनर प्लेन पर गिरेगा तो प्लेनर ही देगा, और अगर आपके प्लेनर वेव फ्रंट जो है वो स्फेरिकल सरफेस पे गिरते हैं तो फिर आपको, या कर्व्ड सरफेस पर गिरते हैं तो आपको वो स्फेरिकल वेव फ्रंट देते हैं। वहीं पर पीछे आपने कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का भी देखा, वहां पर भी यही स्टोरी थी, राइट? ठीक, चलिए ठीक है यहां तक। तो ये आपका जो है, ये आपकी एक बेसिक इंट्रोडक्शन थी जहां पर आपने वेव फ्रंट के बारे में पढ़ा है। वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट जो होते हैं वो जो आपके वेव फ्रंट जो होते हैं वो वेव फ्रंट पहले तो बनते कैसे हैं, दूसरा उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और फिर आपने देखा कि वेव फ्रंट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है।